हाय एवरीवन। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक इंटरेस्ट। आज हम देखने जा रहे हैं कि इनकम टैक्स एक्ट में हमारे आयकर कानून में कितने प्रकार के ब्याज होते हैं। कुछ इंटरेस्ट ऐसे होते हैं, कुछ क्या ज़्यादातर इंटरेस्ट ऐसे ही होते हैं जो असेसी यानी करदाता हमारा टैक्स पेयर पे करता है। बट एक इंटरेस्ट ऐसा भी है जो टैक्स पेयर पे नहीं करता बल्कि उसको मिलता है। सर, सरकार इंटरेस्ट देती है, सरकार ब्याज देती है, सरकार कब से इतनी अच्छी होने लगी? तो दोस्तों, जब कोई प्रोविजन बनता है तो वो दोनों पार्टियों को देखकर, दोनों पार्टियों के रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखकर प्रोविजन का इंट्रोडक्शन होता है। कोई भी अगर नया रूल बनता है तो वो लोकसभा, राज्यसभा में पास होता है, प्रेसिडेंट साहब की सिग्नेचर होते हैं, सब पार्लियामेंट्स की रजामंदी ली जाती है, तभी कोई प्रोविजन बनता है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे इनकम टैक्स एक्ट में एक इंटरेस्ट ऐसा भी है जो असेसी को यानी टैक्स पेयर को यानी आपको मिलता भी है। ठीक है, तो ये सारी बातें हम आज की क्लास में कंप्लीट करने जा रहे हैं कि आयकर कानून में, इनकम टैक्स एक्ट में कितने प्रकार के इंटरेस्ट होते हैं, उनका रेट क्या होता है, वो इंटरेस्ट किस पर लगेगा, किस अमाउंट पर लगेगा, कब से कब तक लगेगा। ठीक है, ये सारी बातें आज हम देखने जा रहे हैं। पहले हम प्रोविजन डिस्कस करेंगे सारे, फिर धीरे धीरे अपने क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इंटरेस्ट का आता भी है, 6 नंबर में आ जाएगा। आपको एक लंबी सी कहानी बना के दी जाएगी या क्या पता सीधा क्वेश्चन भी दे दे, वो तो जैसा एग्जामिनर चाहेगा वो वैसा ही करेगा। बट अगर आपका प्रोविजन क्लियर है तो आपको क्वेश्चन कैसा भी मिले आप वो क्वेश्चन अच्छे से हैंडल कर पाओगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक इंटरेस्ट। ठीक है, आइए। इंटरेस्ट अंडर इनकम टैक्स एक्ट, हम देख रहे हैं कि हमारे इनकम टैक्स एक्ट में कौन कौन से इंटरेस्ट होते हैं। ठीक है, आइए एक बार चलते हैं आगे। यस प्लीज, मैं थोड़ा इसको नीचे कर देता हूं जिससे आपको अच्छे से विजिबल हो जाए। हां जी, तो हम देख रहे हैं टाइप ऑफ इंटरेस्ट। आइए कि हमारे इनकम टैक्स में कितने प्रकार के इंटरेस्ट होते हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट आर देयर इन आवर इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, तो जैसे कि आप सीरियल नंबर देख रहे हो, आपको 8 प्रकार के इंटरेस्ट दिख रहे हैं, 8 प्रकार के। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो आइए एक एक करके इनको पढ़ते हैं कि पहले ये तो देख ले इंटरेस्ट है कितने, उनके बाद इनका जो भी अंदर का प्रोविजन है, किस पर लगेंगे, कितने रेट से लगेंगे, किस टेन्योर के दौरान लगेंगे, वो सब धीरे धीरे डिस्कस हो जाएगा। एक बार आपको ब्रीफ मिल जाए कि इस चैप्टर में हमको ये 8 बातें पढ़नी है और चैप्टर हो जाएगा खत्म। फिर क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन हो जाएंगे खत्म और आपको पता लग जाएगा इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे होता है। कल को जब आप प्रोफेशनल बन जाओगे तब भी आपको ये इंटरेस्ट चैप्टर काम आएगा। आपका रूल चेंज हो जाए, रेट चेंज हो जाए, बट बेसिक तो याद होना चाहिए कि हमने क्लास में क्या पढ़ा था। ठीक है, तो आइए पहला आपका है इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट वर्ड नहीं लिखा है, टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट में पहला आपका है फॉर फेल्योर टू डिडक्ट एंड पे टैक्स एट सोर्स। सेक्शन है 201 सब सेक्शन 1A। सेक्शन याद रखो तो अच्छी बात है, नहीं याद रखो तो ऐसा कुछ बड़ा नुकसान नहीं होगा आपका एग्जाम में। ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सी सेक्शन की सीरीज कहां पर लगती है। कल को किसी क्लाइंट का नोटिस आ गया तो उसमें लिखा होगा कि आपको 201 सबसेक्शन 1A के तहत पेमेंट करनी है, तो आप वो तो गूगल करके पता कर लेना। बट फिर भी अगर आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है, बट एग्जाम में कोई ऐसा आपको याद रखना मैंडेटरी नहीं है
क्वेश्चन साफ साफ सेक्शन नहीं बोलता, वो बोलता है कि आपको इंटरेस्ट निकालना है और आपको पूरी कहानी पढ़कर पता भी लग जाएगा कि इंटरेस्ट किस रूप में लग रहा है। तो पहला इंटरेस्ट हमारा है, आपने टीडीएस नहीं काटा, फॉर फेल्योर टू डिडक्ट एंड पे टैक्स एट सोर्स। आपने टीडीएस नहीं काटा या फिर टीडीएस काटकर सरकार को जमा नहीं कराया, दोनों ही केस में आपको इंटरेस्ट भरना पड़ जाएगा। ठीक है। दूसरा आपका है, फॉर फेल्योर टू कलेक्ट एंड पे टैक्स एट सोर्स। अब आपने टीसीएस नहीं लिया या फिर टीसीएस तो ले लिया, टीसीएस लेकर सरकार को नहीं दिया, तो भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। थर्ड आपका है, फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम। आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को टाइम पर फाइल नहीं करा, तो सरकार को टैक्स की पेमेंट टाइम पर नहीं मिली, सरकार आपसे ब्याज चार्ज करेगी। चौथा आपका है, फॉर डिफॉल्ट इन पेइंग एडवांस टैक्स। अच्छा, मैं सेक्शन नहीं पढ़ रहा, इनके सेक्शन भी पढ़ देता हूं साथ साथ। तो ये पहला आपका टीडीएस से रिलेटेड था, दूसरा आपका टीसीएस से रिलेटेड हो गया, तीसरा आपका रिटर्न ऑफ इनकम से रिलेटेड हो गया, चौथा आपका एडवांस टैक्स से रिलेटेड हो गया। ठीक है। तो चौथे पे हम, पहला था 2011A, 206C सबसेक्शन 7, 234A रिटर्न ऑफ इनकम पे लगता है अगर आपने टाइम पे फाइल नहीं करी। ये आपने एडवांस टैक्स के टॉपिक में भी पढ़ा होगा, वरना पढ़ेंगे। ठीक है। और फोर्थ आपका है, अगर आप एडवांस टैक्स पे करने में असमर्थ रहते हो, 234B। ये कब से लगेगा, क्या लगेगा, ये सारी बातें अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अगर आपने एडवांस टैक्स का पेमेंट नहीं करा तो आपको ब्याज देना पड़ेगा, सिंपल। ये इनकम टैक्स वाले बहुत वो है, मतलब कमर्शियल टाइप। ठीक है। फिफ्थ आपका है, फॉर डेफरमेंट ऑब्लिक इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स की कुछ किस्तें भी होती है। देखो, अगर साल में जितना एडवांस टैक्स आपको पे करना चाहिए था वो आपने पे नहीं करा तो भी ब्याज लगेगा। एक किस्त में जितना पे करना था उतना पे नहीं करा तो भी ब्याज लगेगा। ठीक है। तो जरा संभल के, इसका सेक्शन है 234C। नेक्स्ट, फॉर एक्सेस रिफंड ग्रांटेड टू द असेसी। रिफंड वर्ड सुन के ये मत सोच लेना कि असेसी को इंटरेस्ट जा रहा है, नहीं। क्या हुआ, इनकम टैक्स एक्ट में, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो ह्यूमन काम कर रहे हैं, मतलब जो आपके अधिकारी काम कर रहे हैं, वो भी तो ह्यूमन है। उनसे गलती हो गई, मेरा रिफंड, उज्जवल जैन का रिफंड 1 लाख बन रहा था। अच्छी बात है, 1 लाख बनना चाहिए। 1 लाख रिफंड मतलब इनकम बहुत ज्यादा। ठीक है। तो 1 लाख रिफंड बन रहा था, बट मेरे को आ गया रिफंड 1,20,000। तो जो ये मेरे को 20,000 एक्स्ट्रा रिफंड आया, तो मेरे पास तो पैसा आ गया सरकार का। सरकार पैसा तो वापस लेगी लेगी, बट अगर वो पैसा मैंने सरकार को टाइम पर नहीं दिया, भाई सरकार की चिट्ठी आई कि उज्जवल जी ऐसे ऐसे बात है, हमारे किसी ऑफिसर से क्लैरिकल मिस्टेक हो गई, उनकी तो क्लैरिकल मिस्टेक और हम कर देते तो आपने रूल तोड़ा है। तो ये तो ऐसे ही होते हैं। तो उज्जवल जी, हमारे एक ऑफिसर से गलती, मतलब क्लैरिकल मिस्टेक हो गई है, आपको 20,000 रुपये रिफंड ज्यादा चला गया है, कृपया करके उसको 15 दिन के अंदर, या जो भी टाइम लिमिट नोटिस में लिखी गई होगी उतने समय के अंदर वापस कर दीजिए। तो मैंने कर दिया वापस उतने समय के अंदर, तो ठीक है, वरना फिर मेरे को ब्याज पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट, फॉर फेलियर टू पे टैक्स अकॉर्डिंग टू डिमांड नोटिस। आपके पास डिमांड आई, मतलब ये क्या होता है, आपने तो अपनी रिटर्न टाइम पे फाइल करी, आपका ऑडिट भी हुआ, बट आपने कुछ सेल, कुछ इनकम को छुपा लिया जो सरकार के पास थी, सरकार के पास उसका रिकॉर्ड था। ठीक है। तो सरकार ने क्या किया, आपकी इनकम को रिवाइज किया
और आपको डिमांड नोटिस भेजा कि आपका इतना टैक्स बकाया है, कृपया उसको इतने दिन में पे करें, तो आपने अगर उतने दिन में पे कर दिया तो ठीक है, वरना फिर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ऑलराइट, चलिए, और इस केस में इंटरेस्ट आपका रिटर्न की डेट से भी लग सकता है एज पर नोटिस। अब एक इंटरेस्ट है जो असेसी को मिलेगा, इंटरेस्ट रिसीवेबल बाय द असेसी ऑन रिफंड। अब जैसे उज्जवल जी का 1 लाख रुपए रिफंड बन रहा था, सरकार उसको दे नहीं रही है, जितनी भी टाइम लिमिट है उस टाइम लिमिट के अंदर अंदर सरकार दे नहीं रही मुझे ब्याज, सॉरी रिफंड, तो क्या होगा, सरकार को उस पर मुझे ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे 8 टाइप ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। ऑलराइट, चलिए अपनी डिस्कशन को आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। इंपॉर्टेंट नोट्स रिगार्डिंग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। आप कोई भी इंटरेस्ट निकालो, आपको कुछ बातें सब में फॉलो करनी है। ठीक है, पहली बात, राउंडिंग ऑफ द अमाउंट ऑन विच, जिसके ऊपर यानी प्रिंसिपल इंटरेस्ट इज टू बी कैलकुलेटेड। मतलब मेरा जो अमाउंट था, फॉर एग्जाम्पल मुझे रिफंड मिल रहा था ना, मेरा अमाउंट था 99,988.5। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना, हम उसको 100 के मल्टीपल में राउंड ऑफ कर देंगे, हम उसको 100 के मल्टीपल में राउंड ऑफ कर देंगे। ठीक है, अमाउंट ऑन विच सच इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड will be round off to multiple of 100 by ignoring any fraction of 100। एग्जाम्पल भी लिखा है, अमाउंट ऑन विच इंटरेस्ट इज टू बी कैलकुलेटेड इज ₹240। ठीक है, या फिर 290, देन इज टू बी राउंड ऑफ टू 200 बाय इग्नोरिंग फ्रैक्शन ऑफ 40 और 90। राउंडिंग ऑफ इन्होंने नीचे की तरफ करी है। ठीक है, 240 पर ब्याज बनना था, बट इन्होंने क्या किया, 240 को राउंड ऑफ कर दिया। देखो, 2 नंबर के एमसीक्यू भी इस पर आ सकते हैं। अगर आपने राउंड ऑफ करने में गलती कर दिया, मतलब प्रिंसिपल को राउंड ऑफ नहीं करा, तो ब्याज गलत आएगा। और एमसीक्यू ऐसे डिजाइन होता है, ऑप्शन होगा इस पर ब्याज का भी जो निकल के आएगा और इस पर ब्याज का भी जो निकल के आएगा, और आप हो जाओगे कंफ्यूज। तो इसीलिए याद रखना, आपको क्या करनी है, राउंडिंग ऑफ करनी है नीचे की तरफ। चलिए आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 2, राउंडिंग ऑफ द पीरियड फॉर विच इंटरेस्ट इज टू बी कैलकुलेटेड। 2 महीने, 3 दिन, 24 घंटे, 1 मिनट, मतलब टेन्योर का राउंडिंग ऑफ कैसे करना है, आइए पढ़ते हैं। When interest is calculated on monthly basis, जब ब्याज मंथली बेसिस पे निकलेगा तो क्या होगा, एनी फ्रैक्शन ऑफ द मंथ शैल बी टेकन एज फुल मंथ। एनी फ्रैक्शन ऑफ द मंथ शैल बी टेकन एज फुल मंथ। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे एक बार लिख लेते हैं, हम क्या कर रहे हैं, फ्रैक्शन ऑफ, चलो वो भी लिख लेते हैं, प्रिंसिपल, मतलब हमने पढ़ तो लिया, फिर भी एक बार लिख लेते हैं। राउंड ऑफ टू मल्टीपल ऑफ 100। ठीक है, और ब्रैकेट में लिख भी देता हूं, डाउनवर्ड की तरफ करना है हमें।
ठीक है, हमें डाउनवर्ड की तरफ करना है। आई थिंक आपको विजिबल नहीं है, मैं नीचे लिख देता हूं। ऑलराइट, अब एक और पॉइंट लिख लेते हैं, फ्रैक्शन ऑफ पीरियड। हाँ जी, फ्रैक्शन ऑफ पीरियड, तो लिखेंगे पार्ट ऑफ मंथ। ब्याज मंथली कैलकुलेट होता है, इनकम टैक्स में मंथली कैलकुलेट होता है, रेट भी मंथली है, ठीक है। तो महीने का जो भी हिस्सा होगा उसको हम क्या कर देंगे, राउंड ऑफ टू फुल मंथ। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं एक बार। एग्जाम्पल कहता है जो इंटरेस्ट पीरियड है, जिस समय के लिए इंटरेस्ट मिलेगा वो है 3 महीने 3 दिन, ठीक है। तो फिर जो भी इंटरेस्ट मिलेगा या जो भी इंटरेस्ट आप पे करेंगे वो 4 महीनों के लिए आपको पे करना पड़ेगा या फिर 4 महीनों के लिए आपको मिलेगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। मैं कहता हूं 3 महीने 1 दिन, मैं कहता हूं 3 महीने 1 मिनट, क्योंकि अगला दिन तो स्टार्ट हो गया ना। तो दोनों ही केस में 4 महीने और 4 महीने के लिए इंटरेस्ट या तो आपको देना पड़ेगा या फिर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। चलिए, तो ये एग्जांपल है, इंटरेस्ट इज टू बी कैलकुलेटेड फ्रॉम 1st to 5th दिसंबर, देन इंटरेस्ट शैल बी कैलकुलेटेड फॉर 5 मंथ्स। देखो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। तो ये 5 महीने आपके बैठ रहे हैं और 5 महीने का इंटरेस्ट आपको मिले, मतलब आपको देना है, जो भी आपको मिलेगा या पे करना पड़ेगा। ठीक है। व्हेन इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन एनुअल बेसिस, एनी फ्रैक्शन ऑफ द मंथ शैल बी इग्नोर्ड। जब अगर ब्याज वो लगेगा आपका एनुअली, तो आपको क्या करना है, कोई भी फ्रैक्शन इग्नोर करना है। चलिए, अब हमारा पहला इंटरेस्ट आता है। अब हम पहले इंटरेस्ट की तरफ चल चुके हैं। पहला इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट फॉर फेल्योर टू डिडक्ट एंड पे टैक्स एट सोर्स। आपने टीडीएस काटा नहीं या फिर काट लिया, सरकार को नहीं दिया, तो क्या होगा, मतलब कुल मिला के तो आप ये सोचो, सरकार को टीडीएस का पैसा नहीं मिला तो क्या होगा, और टीडीएस जो काटता है ना डिडक्टर, उसके लिए है ये। ठीक है। चलिए, वेयर अ पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स, जो आदमी, पर्सन कितने होते हैं हमारे पास, 7 तरह के, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई, ट्रस्ट, ये सब आपको पता है। तो कोई भी पर्सन जो जिम्मेदार है टीडीएस काटने के लिए, बट वो असमर्थ हो जाता है, वो फेल हो जाता है टीडीएस काटने के लिए। एक सेकंड, हां, वो असमर्थ हो जाता है टीडीएस काटने के लिए, या फिर और टीडीएस तो काट लिया, देखो डिडक्टिंग, टीडीएस तो काट लिया बट सरकार को जमा नहीं कराया, और फेल्योर इन डिपॉजिटिंग सच टैक्स आफ्टर डिडक्टिंग द सेम। ठीक है, तो क्या होगा, इंटरेस्ट लगेगा। अब अमाउंट ऑन विच इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज, किस अमाउंट पर इंटरेस्ट लगेगा,
तो ऑन द अमाउंट ऑफ सच टैक्स, जितना टीडीएस आपने नहीं काटा या फिर काट के जमा नहीं कराया, उस अमाउंट पर इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट, हां जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट पीरियड फ्रॉम द डेट ऑन विच सच टैक्स वॉज डिडक्टेबल टू द डेट ऑन विच सच टैक्स इज डिडक्टेड। आपको जो इंटरेस्ट पे करना है वो कहां से कैलकुलेट होगा? फ्रॉम द डेट ऑन विच सच टैक्स वॉज डिडक्टेबल, जिस तारीख को टीडीएस काटना था। टीडीएस के प्रोविजन में आप पढ़ेंगे कि टीडीएस कब काटना होता है कब नहीं। तो जिस तारीख को काटना था वहां से लेकर आपने जब काटा टीडीएस, तो वहां तक आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितना? सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट नहीं है। यहां कौन कैलकुलेशन करेगा इतनी? सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ। अगर एक महीना एक दिन का ब्याज लगेगा, मतलब एक महीना एक दिन आपने डिले किया, तो पूरा का पूरा 2 महीने का ब्याज आपको देना पड़ेगा। ठीक है, 2 महीने का ब्याज आपको पूरा का पूरा देना पड़ेगा। ये बात अच्छे से समझ लेना। ठीक है, फिर है फ्रॉम द डेट ऑन विच सच टैक्स वॉज डिडक्टेड टू द डेट ऑन विच सच टैक्स इज एक्चुअली पेड। अब आपने टीडीएस तो काट लिया, जमा नहीं कराया सरकार को, तो जिस दिन आपने टीडीएस काटा, देखो लिखा है ना डिडक्टेड, पास्ट टेंस, पास्ट PAST, पास्ट टेंस। तो वहां से लेकर और जब आपने एक्चुअली सरकार को दे दिया, उस टेन्योर का भी आपका क्या लगेगा? ब्याज लगेगा। और मैं कहता हूं टीडीएस काटा ही नहीं और ना सरकार को दिया, तो क्या होगा? जिस तारीख पे आपको टीडीएस काटना था, वहां से लेकर जिस तारीख को आपने सरकार को पे करा, वहां तक आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। पॉइंट क्लियर है? चलिए, कितना रेट है? यहां पे है 1.5%, 1% नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट 1.5% पर मंथ है, एनुअली नहीं, पर मंथ। और पार्ट देयर ऑफ, मतलब एक महीना अगर एक दिन डिले हुआ तो पूरा का पूरा 2 महीने का ब्याज लग जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नोट, इन केस एनी पर्सन fails to deduct such tax on the sum paid or payable but is not deemed to be an assessee in default, then, ये जो कोमा होता है ना, इसका मतलब होता है then हर जगह नहीं, प्रोविजन में, then the interest shall be payable from the date on which such tax was deductible to the date of furnishing of return of income by such payee। ये पेई कौन होता है? जो टीडीएस काटता है? नहीं, जिसका टीडीएस कटा। तो ये कह रही है, जैसे मैंने आपका टीडीएस नहीं काटा और सरकार को जमा भी नहीं कराया, बट जिसका मतलब आपने क्या करा, उस इनकम को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में इंक्लूड कर लिया और मेरे को बता दिया कि देख भाई, मैंने तेरा ये अमाउंट अपनी इनकम में जोड़ लिया, मैं तेरे को प्रूफ भी दे रहा हूं, कल को कोई चिट्ठी आती है तो तू दिखा दियो। तो इस केस में क्या होगा? टीडीएस डिडक्टर को हम डिफॉल्टर नहीं मानेंगे। ये देखो, टीडीएस डिडक्टर को हम डिफॉल्टर नहीं मानेंगे। तो डिफॉल्टर नहीं मानेंगे तो उसको क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा कि ब्याज जो पे करना पड़ेगा वो उस तारीख तक पे करना पड़ेगा जिस तारीख को पेई ने अपनी रिटर्न को फाइल करा। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? चलिए, तो अब हम आगे चलते हैं इंटरेस्ट 2 पर। चलिए एक बार फटाफट रीड कीजिए।
हाँ जी, तो अब हम अपने दूसरे इंटरेस्ट पे चल चुके हैं। दूसरा इंटरेस्ट क्या कहता है, जैसे कि हमने टेबल पढ़ी थी, दूसरा इंटरेस्ट कहता है अगर आपने टीसीएस कलेक्ट नहीं किया या फिर टीसीएस कलेक्ट करके सरकार को नहीं दिया तो भाई ब्याज पे करना पड़ेगा। वेयर अ पर्सन रेस्पॉन्सिबल, जो जिम्मेदार है फॉर कलेक्टिंग टैक्स एट सोर्स, और वो असमर्थ हो जाता है, वो फेल हो जाता है क्या करने में, टैक्स को कलेक्ट करने में, या फिर कलेक्ट करके सरकार को नहीं दे पाता, ठीक है, तो फिर इंटरेस्ट लगेगा किस पर, अमाउंट ऑन विच इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज, किस पर लगेगा ब्याज, ब्याज आपका लगेगा उस टीसीएस के अमाउंट पर, ठीक है। आगे चलते हैं, कितना लगेगा, वही सिंपल इंटरेस्ट 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ, ऑल राइट, 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ, ठीक है। पीरियड कहां से कहां तक लगेगा, फ्रॉम द डेट ऑन विच सच टैक्स वॉज कलेक्टेबल, जिस तारीख को आपको वो टीसीएस लेना था वहां से लेकर टू कहां तक, टू द डेट ऑन विच सच टैक्स इज एक्चुअली पेड, वो टीसीएस सरकार को आपने जब दिया तब तक आपको सरकार को ब्याज भी देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट नोट, ये इंपॉर्टेंट नोट किससे लेकर है, इस वाले इंटरेस्ट से 206C सबसेक्शन 7 से लेकर, ठीक है। आइए देखते हैं क्या कहता है, मेरे साथ पढ़िए आप भी, इंपॉर्टेंट नोट। अच्छा आपको विजिबल नहीं है क्या, हाँ जी। एनी पर्सन मतलब कोई भी व्यक्ति हो, एनी पर्सन अदर देन सेलर ऑफ बुलियन और ज्वेलरी, इनको छोड़कर जो जिम्मेदार है, रेस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग टैक्स, टीसीएस कलेक्ट करने के, बट वो फेल हो जाता है टू कलेक्ट सच टैक्स ऑन द अमाउंट फ्रॉम अ बायर, किसी बायर से या फिर किसी लाइसेंसी से या फिर किसी लेसी से, बट इज नॉट डीम्ड टू बी एन असेसी इन डिफॉल्ट, जैसा हमने टीडीएस में देखा था, बट उसको हमने डिफॉल्टर घोषित नहीं करा, तो फिर क्या होगा, जो इंटरेस्ट लगेगा वो उस तारीख से लगेगा जब आपको टीसीएस कलेक्ट करना था, और कब तक लगेगा, जब उस पेई ने, मतलब अब यहां पे पेयर हो जाएगा, पेई नहीं, क्योंकि टीसीएस हम लेते हैं, टीसीएस हम लेते हैं तो हम पेमेंट भी लेते हैं, हम पेमेंट भी लेते हैं, तो सामने वाला तो पेयर हो गया ना अब, तो वो पेयर जब अपनी रिटर्न फाइल कर देगा उस डेट तक ब्याज लगेगा। बट अगर आप बुलियन और ज्वेलरी के सेलर हो तो फिर आपको यह बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आपको टीसीएस काटना था, आप नहीं काट पाए, काट लिया, जमा नहीं करा पाए, तो वही प्रोविजन लगेगा जो हमने अभी ऊपर पढ़ा। पॉइंट क्लियर है? चलिए फटाफट से आगे चलते हैं। हां जी, अगला इंटरेस्ट हमारा है इंटरेस्ट फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम, सेक्शन 234A। इंटरेस्ट फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम। रिटर्न ऑफ इनकम की ड्यू डेट आती है हमारी, रिटर्न ऑफ इनकम के चैप्टर में आप पढ़ेंगे भी हमारी कितने प्रकार की ड्यू डेट होती है, किस किस के ऊपर एप्लीकेबल होती है, यहां नहीं बताऊंगा, रिटर्न ऑफ इनकम के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अगर आपने अपनी रिटर्न को ड्यू डेट पर फाइल नहीं करा, जो ओरिजिनल ड्यू डेट होती है, अगर सरकार ने ओरिजिनल ड्यू डेट को बढ़ा दिया वो बात अलग है, फिर तो वो बढ़ी हुई डेट ओरिजिनल ड्यू डेट हो गई। बट अगर आपने अपनी रिटर्न को ओरिजिनल ड्यू डेट तक फाइल नहीं करा तो फिर क्या होगा, सरकार को टैक्स का पेमेंट नहीं मिलेगा, तो सरकार आपके ऊपर ब्याज लगाएगी। आइए पढ़ते हैं।
वेयर अ पर्सन, कोई भी पर्सन हो, HUF, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, LLP, कंपनी, ट्रस्ट, कोई भी हो, वेयर अ पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम, जिसको अपनी इनकम ऑफ रिटर्न को फाइल करना था, वो क्या हो जाता है, या तो असमर्थ हो जाता है, अपनी रिटर्न को फाइल नहीं कर पाता, या फिर फाइल तो कर देता है बट लेट हो जाता है, मतलब ड्यू डेट के बाद फाइल करता है। फर्निश इट आफ्टर द ड्यू डेट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। पॉइंट क्लियर है? यहां तक की बात क्लियर है? आगे चलते हैं। अमाउंट ऑन विच इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज, आपको किस अमाउंट पे इंटरेस्ट लेना है, मतलब सरकार किस अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज करेगी। तो भाई जो भी आपका एक्चुअल टैक्स है, जो भी आपका एक्चुअल टैक्स है उसमें से माइनस करेगी जितना भी आप पे कर चुके। आपका TDS कटा, आपका TCS कटा, आपने एडवांस टैक्स पे कर दिया, आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर दिया अपने मन से, जो भी आपने पेमेंट कर दी वो तो सरकार के पास चली गई ना यार, जो बचा उस पर ब्याज दे देंगे, इसमें क्या बात है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अमाउंट ऑन विच इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन द अमाउंट ऑफ टैक्स डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 143(1) और ऑन रेगुलर असेसमेंट। आप तो बस ये सोचो, एक्चुअल टैक्स में से हम माइनस करेंगे, जो ये लिखा है ना, इसका मतलब होता है आपकी इनकम को सरकार ने दोबारा कंप्यूट करा, बस इतना समझ लो। ठीक है, उसमें से हम माइनस करेंगे जो भी एडवांस टैक्स आपने पे कर दिया, जो भी आपका TDS कट गया, जो भी आपका TCS कलेक्ट हो गया। ठीक है, और हमने एक टेबल भी बनाई है, इस टेबल में आप देख सकते हो कि कैसे कैलकुलेशन होगी। इन अदर वर्ड्स, इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन द फॉलोइंग अमाउंट। आप क्या लेंगे, एक्चुअल टैक्स। आप क्या लेंगे, एक्चुअल टैक्स, मतलब टैक्स डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 143(1) और ऑन रेगुलर असेसमेंट। मैं तो एक्चुअल टैक्स इसको बोलूंगा, वो यहां पे लेंगे, माइनस करेंगे जितना भी आपने एडवांस टैक्स पे कर दिया। अगर आपको कोई रिलीफ मिली है अंडर सेक्शन 89, 90, 90A, 91, ये रिलीफ क्या होती है सर, अलग अलग टॉपिक है इनके। ये तीनों रिलीफ तो आपकी इंटरनेशनल टैक्सेशन में आती है, DTAA, और ये आपकी आती है, मतलब नॉर्मल, इंटरनेशनल नहीं है, ये नेशनल ही है। उसके बाद मैट हमारा एक टॉपिक है और AMT हमारा एक टॉपिक है, उनमें भी एक फायदा मिलता है, क्रेडिट। ठीक है, अगर वो भी आपके पास है तो वो भी आप माइनस कर सकते हो। कोई TCS है या फिर कोई TDS है या फिर कोई TDS है, तो वो भी आप माइनस कर सकते हो। अब जो ये अमाउंट बचा ये आपका बकाया है और इस पर आपको सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? आगे चलते हैं। रेगुलर असेसमेंट मींस, ये रेगुलर असेसमेंट क्या होता है, असेसमेंट आपका चाहे इस सेक्शन में हुआ हो, इस सेक्शन में हुआ हो, इस सेक्शन में हुआ हो या फिर इस सेक्शन में हुआ हो, ये सारे सेक्शन आप, एक हमारा चैप्टर है असेसमेंट प्रोसीजर, उसमें आपको मैं डिटेल में डिस्कस कराऊंगा कि ये सारे चैप्टर क्या कहते हैं। ठीक है, मतलब ये सारे सेक्शन क्या कहते हैं। अब आगे चलते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा ये तो बताओ सर। अरे वही यार, छोड़ो, तुम्हें माफ किया, 1% पर मंथ या फिर पार्ट ऑफ द मंथ। ठीक है, पीरियड, इंटरेस्ट कहां से लगाओगे ये तो बताओ। फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ अ मंथ, मतलब जो कहां से स्टार्ट होगा, फ्रॉम द डे इमीडिएटली फॉलोइंग द ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग रिटर्न फॉर द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर एंड एंडिंग ऑन। मतलब क्या हुआ, मतलब फॉर एग्जाम्पल
आपकी ड्यू डेट है, आपकी ड्यू डेट है 31 अक्टूबर ऑफ असेसमेंट ईयर, ठीक है। तो ब्याज कब से चालू होगा? ब्याज आपका हो जाएगा अगली तारीख से चालू। 1 नवंबर से आपके ऊपर ब्याज लगना चालू हो जाएगा, ठीक है। यह आपका क्या है? स्टार्ट, मतलब यहां से आपके ऊपर ब्याज लगना चालू हो जाएगा। नीचे लिख देता हूं, ठीक है। और कब तक लगेगा आगे देखते हैं। एंडिंग एज बिलो, वेयर द रिटर्न इज फर्निश्ड आफ्टर द ड्यू डेट। तो जिस तारीख को आपने रिटर्न फाइल करी, फॉर एग्जाम्पल इसी में ऐड करते हैं, एक्चुअल डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड। हां जी, इसी में ऐड करते हैं एक्चुअल डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम फाइल। ले लेते हैं 5 जनवरी, ले लेते हैं 5 जनवरी ऑफ द असेसमेंट ईयर। या फिर मैं तो कहता हूं 5 जनवरी ले लो, मतलब कोई नहीं, लिख लो, ये लो लिख देता हूं। तो फिर क्या होगा? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मतलब होता है नवंबर दिसंबर 2 महीने 5 दिन। तो इंटरेस्ट लगेगा पूरे के पूरे 3 महीनों का, ठीक है। मतलब हम 3 महीनों की मल्टीप्लाई करेंगे 1% से, जो भी प्रिंसिपल होगा। जैसे 1000 रुपए आपका टैक्स बन रहा था, उस पे 1% ब्याज और 3 महीनों के लिए कैलकुलेशन होके आ जाएगी, ठीक है। तो अगर आपने अपनी रिटर्न फाइल कर दी, आपको इतनी शर्म आई, आपको इतना गुस्सा आया, आपको इतना रियलाइज हुआ, आपने अपनी रिटर्न को फाइल कर दिया ड्यू डेट के बाद, तो आप पे ब्याज लगेगा कब तक? जब आपने फाइल कर दिया। बट आप तो इतने ढीठ हो, आपने रिटर्न को फाइल ही नहीं करा, तो फिर ब्याज कब तक लगेगा? वेयर द रिटर्न इज नॉट फर्निश एट ऑल। अगर आपने अपने रिटर्न को फाइल ही नहीं किया, तो ब्याज कब तक लगेगा? जब आपका सेक्शन 144 में असेसमेंट खत्म हो जाएगा। ये क्या होता है? इसको बोलते हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। इसको बोलते हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। आपका जो भी असेसिंग ऑफिसर है, वो अपने मन से क्या करेगा? आपकी इनकम निकाल देगा, आपको चिट्ठी भेज देगा, लाओ पैसे। तो जिस दिन आपका यह असेसमेंट पूरा हो गया, जिस दिन आपके घर चिट्ठी आ गई, उस दिन तक आपका ब्याज कैलकुलेट हो जाएगा उस अमाउंट पे। बट डिमांड नोटिस आया और डिमांड नोटिस में लिखा था 15 दिन के अंदर पे कर देना, तो यह ब्याज भी लगेगा। और अगर 15 दिन के अंदर पे नहीं करेगा, तो वो ब्याज भी लगेगा जो हमने पढ़ा था, मतलब हमने हेडिंग पढ़ा था ना, डिमांड नोटिस वाला, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट नोट क्या कहता है ये, ठीक है। तो चलिए एक बार अब हम आगे चलते हैं। हां जी, तो चलिए अब हम अपने कुछ इंपॉर्टेंट नोट पे चलते हैं कि इंपॉर्टेंट नोट्स हमारे क्या है, और ये नोट किस सेक्शन से रिलेटेड है, जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया, रिटर्न ऑफ इनकम वाले सेक्शन से रिलेटेड। अगर आपने अपने आरओआई रिटर्न ऑफ इनकम को लेट फाइल करा, उससे रिलेटेड ये सारी बातें हैं। क्या कहते हैं, आइए पढ़ते हैं। फर्स्ट, फॉर द पर्पस ऑफ सेल्फ असेसमेंट,
अंडर सेक्शन 140A इंटरेस्ट शैल बी कैलकुलेटेड। ये जो सेक्शन है ना 140A, ये सेल्फ असेसमेंट का होता है। मतलब जो भी काम आप स्वयं करते हो, मतलब आपका प्रोफेशनल करता है आपके बिहाफ पर, ओटीपी लेकर, डीएससी लेकर, उस सारी प्रोसेस को असेसमेंट बोलते हैं कि आपने खुद किया। कौन से सेक्शन में? 140A में। देन इंटरेस्ट शैल बी कैलकुलेटेड ऑन टैक्स लायबिलिटी, जो भी आपने डिक्लेयर करी, एज डिक्लेयर इन द रिटर्न बाय द असेसी। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। नीचे ले आता हूं उसको थोड़ा। हां जी, एज इंटरेस्ट लायबिलिटी अंडर सेक्शन 234A इज डिफरेंट इन केस ऑफ असेसमेंट बाय असेसी हिमसेल्फ, यानी कि सेल्फ असेसमेंट, एंड असेसमेंट मेड बाय इनकम टैक्स अथॉरिटी, जो उन्होंने आपका इनकम टैक्स असेसमेंट किया, जो उन्होंने आपकी सेल निकाली, जो उन्होंने आपकी इनकम निकाली अंडर सेक्शन 143(1) या फिर रेगुलर असेसमेंट। देयरफॉर देन इंटरेस्ट पेड अंडर सेक्शन 234A at the time of self assessment shall be reduced from final interest tax liability। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ, आपने अपना सेल्फ असेसमेंट किया। मतलब बहुत छोटा सा पॉइंट है, मैं आपको बता देता हूं फिर भी, ठीक है। और एक असेसमेंट किया, एक असेसमेंट किया आपका किसने? इनकम टैक्स वालों ने। असेसमेंट बाय इनकम टैक्स ऑफिस, आईटीओ लिख देता हूं, थोड़ा अच्छा सा लगता है सुनने में आईटीओ। आपने कहा भाई मेरी इनकम है, ये पेन तो अच्छा है, मतलब थोड़ा वो है ना पतला। हां जी, आपने कहा मेरी इनकम है भाई, ओहो, हां जी दोबारे, आपने कहा मेरी इनकम है भाई 15 लाख। आप कह रहे हो मेरी इनकम है 15 लाख, बट जो कैलकुलेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करी, जो कैलकुलेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करी, उसके हिसाब से आपकी इनकम 15 लाख नहीं, फॉर एग्जाम्पल 16 लाख आ रही है। तो आपने क्या किया? इस केस में भी आरओआई को लेट फाइल करा, और आपने इस केस में भी आरओआई को लेट फाइल करा। ठीक है, आगे चलते हैं। आरओआई मतलब आपकी रिटर्न ऑफ इनकम। अब अगर आपने अपनी रिटर्न ऑफ इनकम को लेट फाइल करा तो क्या होगा? सर इंटरेस्ट लगेगा, यहां पर भी इंटरेस्ट लगेगा, जो सेक्शन अभी हम पढ़ रहे हैं, और आपका यहां पर भी इंटरेस्ट लगेगा। तो ये वाला इंटरेस्ट तो आप पे कर चुके, ये वाला इंटरेस्ट तो आप पे कर चुके। अब आपके पास डिमांड आई है, आपके पास डिमांड आई है कि उज्जवल जी आपकी इनकम 15 लाख नहीं, आपकी इनकम 16 लाख है, लाओ ब्याज 16 लाख पे। तो भाई जो ब्याज हम पे कर चुके वो तो माइनस करेंगे ना, वो तो माइनस करेंगे ना। तो क्या होगा, क्या होगा आपको बताता हूं। इंटरेस्ट 2 में से, मतलब जो भी आप इंटरेस्ट आया है उसमें से इंटरेस्ट 1 माइनस करेंगे, और जो ये फाइनल इंटरेस्ट आएगा, ये जो फाइनल इंटरेस्ट आएगा ये आपका पे होगा। फाइनल इंटरेस्ट पेबल।
बात क्लियर है? तो यही कह रहे हैं कि जो आपने अपनी मर्जी से इनकम डिक्लेयर करी उस पर जो भी ब्याज आ रहा है और जो आपकी इनकम सरकार ने निकाली उस पर जो ब्याज आ रहा है, उस ब्याज को आपने जो ब्याज पे कर दिया उसमें से माइनस करेंगे और नेट पे करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। थर्ड, द लाइबिलिटी अंडर सेक्शन 234A, द लाइबिलिटी अंडर सेक्शन 234A, 234B, 234C is automatic and the question of granting opportunity of being heard does not arise। ये कह रहे हैं ये जो तीनों इंटरेस्ट है ना, ये वाला आपका रिटर्न ऑफ इनकम का है, ये वाला अगर आपने एडवांस टैक्स 31 मार्च तक पे नहीं करा उसका है, ये आपका अगर आपने एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट पे जितना अमाउंट बनता था वो पे नहीं करा, तो ये कह रहे हैं ये इंटरेस्ट आपकी रिटर्न में अपने आप लग जाएगा। आपको टेलीफोन नहीं होएगा, आपको नोटिस नहीं आएगा कि हम आपके ऊपर इंटरेस्ट लगा रहे हैं, आपसे कोई सफाई नहीं ली जाएगी, कोई भी आपको सुनवाई का मौका नहीं दिया जाएगा, ये तीनों इंटरेस्ट आपके ऊपर लग जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। डिमांड नोटिस फॉर अंडर सेक्शन, मतलब जो इंटरेस्ट है आपका फॉर इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, 234B, 234C शैल नॉट बी इशूड अनलेस असेसमेंट ऑर्डर कंटेन्स सच लिवाई। जब तक नोटिस में लिखा ना हो, जब तक नोटिस में लिखा ना हो, डिमांड नोटिस में जब तक लिखा ना हो तब तक आप उनकी डिमांड नहीं कर सकते। ठीक है। फिफ्थ, जब आपका रीअसेसमेंट हुआ तो क्या होगा? रीअसेसमेंट, रीअसेसमेंट का मतलब क्या होता है? री इनकम, और री इनकम मतलब आपका टैक्स भी दोबारा निकलेगा। आर रिटर्न ऑफ इनकम इज रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड ड्यू टू, अगर आपने अपने रिटर्न को फाइल करा क्यों? आपका इनकम एस्केपिंग असेसमेंट हुआ, ठीक है, या फिर 153A, ये क्या है? सेकंड एंड सब्सिक्वेंट टाइम आपका असेसमेंट हुआ, एंड assessee fails to furnish such return within time allowed under that section, या फिर रिटर्न को फाइल ही नहीं करा, या फिर रिटर्न को फाइल ही नहीं करा, तो आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा कितना? 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ। बात क्लियर है? चलिए आगे। अमाउंट ऑन विच इंटरेस्ट टू बी चार्ज, अब जब आपका रीअसेसमेंट हुआ तो इंटरेस्ट किस पे लगेगा? आपका इंटरेस्ट लगेगा एक्स्ट्रा अमाउंट पर। अमाउंट ऑन विच इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन द अमाउंट बाय विच टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर सेक्शन 147। ये कौन सा सेक्शन है आपका? 147। वो 148 था, ये आपका 147 है। एक्सीड द टैक्स द टोटल इनकम डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ अर्ली असेसमेंट। कहने का मतलब है एक्स्ट्रा अमाउंट पे आपका ये इंटरेस्ट लगेगा, और कहां से कब तक लगेगा? पीरियड कमेंसिंग ऑन द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग द एक्सपायरी ऑफ टाइम अलाउड अंडर दैट नोटिस। आपके पास चिट्ठी आई, चिट्ठी में लिखा था अपने रिटर्न फाइल कर दो इतने समय तक, आपने नहीं करी, तो जो वो समय खत्म हुआ, जो वो तारीख खत्म हुई, उसके अगले दिन से ब्याज लगना चालू हो जाएगा। कब तक लगेगा? अगर आपने रिटर्न फाइल कर दी टाइम एक्सपायर होने के बाद, तो जब आपने फाइल कर दी तब तक लगेगा। अगर आपने रिटर्न फाइल ही नहीं करी तो जब आपका 147 या फिर 153A में रीअसेसमेंट पूरा हो जाएगा तब तक इंटरेस्ट लगता रहेगा। मैं आपको दोबारा कह रहा हूं, ये सारे सेक्शन हम असेसमेंट प्रोसीजर में डिस्कस करेंगे, तो आप ये मत सोचना कि हमको पता नहीं लग पा रहा। तो जिन्होंने पढ़ रखा है क्या पता उनको समझ भी आ रहा हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सेवंथ कह रहे हैं अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस आया इंटरेस्ट से रिलेटेड कि आपका इंटरेस्ट कम हो गया या बढ़ गया, तो आपको वही रिड्यूस्ड या इंक्रीज्ड इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। वेयर टैक्स पेबल इज रिड्यूस्ड और इंक्रीज्ड बाय एन ऑर्डर,
देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट शैल बी रिड्यूस और इंक्रीज अकॉर्डिंगली। ठीक है, चलिए ये एक एग्जाम्पल है, अभी नहीं करते एग्जाम्पल, सबसे पहले हम प्रोविजन को पूरा करते हैं। चलिए अब आते हैं हम अपने अगले इंटरेस्ट पर, इंटरेस्ट फॉर डिफॉल्ट इन पेइंग एडवांस टैक्स। अब जैसे कि पूरे साल का जो भी आपका एडवांस टैक्स बन रहा था, ये कैसे बनता है, एडवांस में कैसे बनता है टैक्स, एडवांस टैक्स के चैप्टर में पढ़ेंगे कैसे बनता है। तो जो वो एडवांस टैक्स आपका पूरे साल का बन रहा था वो आपने पे नहीं करा, तो क्या होगा, आइए देखते हैं। वेयर अ पर्सन, कोई भी पर्सन हो, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, जिसको क्या करना था, एडवांस टैक्स पे करना था, बट वो फेल हो गया, फेल्स टू पे एडवांस टैक्स एट ऑल, या तो एडवांस टैक्स का एक भी रुपया पे नहीं किया, या फिर सरकार कहती है तेरा 1,00,000 रुपए एडवांस टैक्स बन रहा है ना, अगर तूने हमें मिनिमम 90% पे कर दिया, मतलब 90,000 पे कर दिया, तो हम तेरे ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे। मिनिमम 90%, आपको शो नहीं हो रहा है शायद, मैं यहां लिख देता हूं, मिनिमम 90%। अगर आपने पे कर दिया, अगर आपने मिनिमम 90% अगर आपने पे कर दिया, मैं राइट का निशान लगा रहा हूं, तो फिर क्या होगा, नो इंटरेस्ट, तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। बट अगर आपने 90,000 नहीं 89,000 पे करा, 89,500 पे किया, मतलब 90% पे नहीं किया, तो आपके ऊपर ब्याज लगेगा। ठीक है, ये एक अच्छा रूल है, देखना इसको। तो पहला ऑप्शन क्या है, आपने एक भी रुपया पे नहीं करा तो भाई ब्याज लगेगा ही लगेगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, आपने 90% पे नहीं किया, किसका, ऑफ अजेस्ट टैक्स। अजेस्ट टैक्स को मैं लिख सकता हूं एक्चुअल टैक्स, क्योंकि ये वाला जो इंटरेस्ट है ना आपका 234B, ये 31 मार्च खत्म होने के बाद लगता है, यानी 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर से लगता है। ठीक है, तो जब 31 मार्च खत्म हो गई तो आपको पता लग गया ना आपका एक्चुअल टैक्स कितना है, भाई आपको पता लग गया 31 मार्च की 12 बजे तक एक्चुअल इनकम कितनी है, तो आपको एक्चुअल टैक्स भी पता लग गया। तो एक्चुअल टैक्स का अगर आप 90% पे करके आ चुके तो फिर कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना। ठीक है, चलिए, अमाउंट ऑन विच इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज, किस अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट देना है। ठीक है, किस अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट देना है, आइए एक बार देखते हैं। पर्टिकुलर्स इंटरेस्ट वेयर नो टैक्स इज पेड अंडर सेक्शन 140A, अगर आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स कोई भी पे नहीं किया तो हम एक्चुअल टैक्स में से एडवांस टैक्स पे करेंगे और जो आपका रिमेनिंग अमाउंट आएगा उस पर इंटरेस्ट लग जाएगा। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं इंटरेस्ट ऑन। दूसरा, अगर आपने 140A में कुछ अमाउंट पे कर दिया है तो क्या होगा, पीरियड अप टू द डेट ऑन विच टैक्स एज पर सेल्फ असेसमेंट इज पेड, जिस तारीख तक, मैं लिख लेता हूं एक बार, मैं लिख लेता हूं एक बार, सेल्फ टैक्स पेड डेट। फॉर एग्जाम्पल, नहीं 15 नहीं लेते, आप कंफ्यूज हो जाओगे। फॉर एग्जाम्पल 20 जुलाई लेते हैं। ठीक है, 20 जुलाई ले लेते हैं ऑफ असेसमेंट ईयर। आगे चलते हैं, तो फिर क्या होगा, एक्चुअल टैक्स माइनस एडवांस टैक्स पेड, तो फ्रॉम 1 अप्रैल
ऑफ असेसमेंट ईयर, यहां से लेकर और यहां तक, यहां से लेके यहां तक जो अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा वो क्या होगा? एक्चुअल टैक्स माइनस जो भी आप एडवांस टैक्स पे कर चुके। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? पीरियड आफ्टर द डेट ऑन विच द टैक्स एज पर सेल्फ असेसमेंट इज पेड, मतलब 21 जुलाई से लेकर जब भी आपने एक्चुअल पेमेंट कर दी, फिर क्या होगा? एक्चुअल टैक्स में से एडवांस टैक्स भी माइनस करेंगे और जो टैक्स आपने पे कर दिया वो भी माइनस करेंगे, जो बकाया टैक्स है उस पे आपका इंटरेस्ट लग जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं ये असेस्ड टैक्स का मतलब क्या होता है। आइए एक बार पढ़ते हैं इसको। वैसे मैंने बोला आपको एक्चुअल टैक्स, असेस्ड टैक्स मींस टैक्स डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 143(1) और रेगुलर असेसमेंट, और इसमें से हम माइनस करेंगे क्या? जो भी आपका टीडीएस कट गया, जो भी आपका टीसीएस कट गया, जो भी आपको रिलीफ मिली है, जो भी आपका क्रेडिट है मैट का, एएमटी का, वो सब माइनस करेंगे और इसको बोलेंगे हम एक्चुअल टैक्स। जो टर्म आपकी ऊपर यूज हुई है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। वेयर अमाउंट पेड अंडर सेल्फ असेसमेंट फॉल शॉर्ट ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट कैलकुलेटेड एज पर सेल्फ असेसमेंट। ठीक है, देन अमाउंट पेड शैल बी फर्स्ट एडजस्टेड टुवर्ड्स इंटरेस्ट एंड बैलेंस इफ एनी शैल बी एडजस्टेड टुवर्ड्स टैक्स पेबल। अब आपको दिखाता हूं इसमें क्या ट्रिक है। एक तरफ लिखेंगे सेल्फ असेसमेंट, ठीक है, और एक तरफ आपका लिखेंगे हम असेसमेंट बाय आईटीओ, असेसमेंट बाय आईटीओ। ठीक है, तो सेल्फ असेसमेंट के बिहाफ पे आपका जो टैक्स बन रहा था वो बन रहा था फॉर एग्जांपल 20,000, और आपका जो इंटरेस्ट बन रहा था फॉर एग्जांपल वो बन रहा था 2,000। पॉइंट क्लियर है? तो आपने 22,000 की पेमेंट कर दी, आपने 22,000 की पेमेंट कर दी। अब एक्चुअल में क्या हुआ? टैक्स बन रहा था 22,000 और इंटरेस्ट बन रहा था 2,000। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि जो 22,000 मैंने पे किया है ना उसको तुम टैक्स में मान लो। नहीं, सबसे पहले ये 22,000 यहां से सेट ऑफ होगा। सबसे पहले अगर आपको कंफ्यूजन हो रही हो तो मैं इस अमाउंट को बढ़ा भी सकता हूं। मैं इस अमाउंट को 6,000 कर देता हूं, इंटरेस्ट ही तो है, एग्जाम्पल ही तो है। ये लो, मैं इसको 6,000 कर देता हूं। तो सबसे पहले क्या होगा? 22,000 जो आपने पेमेंट करी इनकम टैक्स वालों को, वो सबसे पहले इस 22,000 में से अपना इंटरेस्ट अपनी जेब में डालेंगे। तो क्या होगा? ये 22,000 में से 6,000 जब माइनस होगा तो कितना बचेगा आपका? ये आपका बचेगा 2 गए 4 गए 16,000। फिर इस 16,000 को ये यहां पर यूज करेंगे 22,000 में। तो जब 16,000 और 22,000 यूज हो जाएंगे तो ये आपका बचेगा 6,000। और अब क्या करेंगे? आपसे बोलेंगे देखो आपकी इनकम एक्स्ट्रा आई है ना 6,000, इनकम एक्स्ट्रा 2,000 है। ये बोलेंगे
आपकी इनकम एक्स्ट्रा ये ना 6,000, लाओ इस पर भी ब्याज दो, क्योंकि आपका रीअसेसमेंट हुआ है। तो इसीलिए ये ट्रिक खेलते हैं। ये क्या कहते हैं, जो आपने पेमेंट पे करी है हम उसको पहले इंटरेस्ट से सेट ऑफ करेंगे, हम उसको पहले इंटरेस्ट से सेट ऑफ करेंगे, और अगर कुछ बैलेंस बचा तो उसको हम टैक्स से सेट ऑफ करेंगे। पॉइंट क्लियर है? चलिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका वही 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। याद रखना ये आपका कब से लागू होता है, इसकी फिक्स डेट है, ये 1 अप्रैल ऑफ द असेसमेंट ईयर से स्टार्ट होता है। ठीक है, 1 अप्रैल मतलब 31 मार्च खत्म हुई और अगले दिन से ब्याज लगना चालू। ठीक है, अगर आपने सारा टैक्स पेमेंट कर दिया तो कोई भी ब्याज नहीं लगेगा। फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ commencing from first day of April of the relevant assessment year, और कब खत्म होगा, जब आप पूरी की पूरी पेमेंट कर दोगे, जब आप टैक्स की पेमेंट कर दोगे पूरी की पूरी, तब ये खत्म होगा। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नोट पढ़ते हैं। हां जी, फर्स्ट, for the purpose of self assessment under section 140A, interest shall be calculated on tax as per income shown in return। सही बात है, आप खुद अपनी इनकम निकाल रहे हो, खुद टैक्स निकाल रहे हो, तो जो खुद टैक्स निकाला उस पर ही ब्याज लगेगा, सिंपल। आगे चलते हैं, सेकंड, as interest liability under section 234B is different in case of assessment by assessee himself, यानी self assessment, and assessment made by income tax authority। वही मतलब मैंने इंटरेस्ट निकाला अलग आ रहा है, इनकम टैक्स वालों ने निकाला अलग आ रहा है, तो जो आपने निकाला उसमें से जो मैं पे कर चुका वो माइनस कर लो, और जो फाइनल है वो मुझसे ले लो, सिंपल। वही चीज है इसमें। ठीक है, आपके लिए रीड कर देता हूं। एंड असेसमेंट मेड बाय इनकम टैक्स अथॉरिटी देयर, मतलब ये दोनों डिफरेंट है ना, ये देखो डिफरेंट वर्ड ये रहा, इज डिफरेंट किस किस के बीच, जो आपने किया और जो इनकम टैक्स वालों ने किया। तो क्या होगा, जो भी आपने इंटरेस्ट पे किया खुद उसको माइनस कर देंगे, जो भी आपकी फाइनल इंटरेस्ट लायबिलिटी बन रही है, और नेट पे हो जाएगा। अगर आपका रीअसेसमेंट हुआ है तो फिर क्या होगा, एक्स्ट्रा अमाउंट पर भी ये वाला इंटरेस्ट लगेगा। कौन सा, 234B का। वेयर एज अ रिजल्ट ऑफ एन ऑर्डर ऑफ रीअसेसमेंट और रिकम्प्यूटेशन अंडर सेक्शन 147 और 153A, देन द अमाउंट ऑन विच इंटरेस्ट इज पेबल इज इंक्रीज्ड। तो क्या होगा, असेसी को 1% इंटरेस्ट और देना पड़ेगा उस एक्स्ट्रा अमाउंट पे। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? देखो ये आपका जो असेसमेंट है ना, मतलब ऊपर के लिए भी मैं आपको बता रहा हूं, जहां हमने ये पॉइंट एक और पढ़ा था, ये जो आपका असेसमेंट है ना, ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किया, मैं ना अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूं, ये वाला, ये क्या है, आपने रिटर्न फाइल करी, ऐसे बताता हूं, आपने रिटर्न फाइल करी, इनकम टैक्स कंप्यूटर में आ गई और वो चेक करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो अगर वो फर्स्ट चेकिंग में कुछ गलती आई तो वो इंटरेस्ट हमने क्या पढ़ा, हम फाइनल इंटरेस्ट पे कर देंगे। बट इनकम टैक्स ऑफिसर ने चेकिंग करी, उसको सब ठीक लगा, उसको सब ठीक लगा, हाँ उसको सब ठीक लगा, तो फिर उसने कंप्यूटर बंद कर दिया। 1 साल बाद, 2 साल बाद, या फिर कुछ देर बाद उसको याद आया, यार इसका एक बार रीअसेसमेंट करते हैं, इसकी एक बार इनकम को रिकम्प्यूट करते हैं। तो वो सीन है नीचे वाला, ये रीअसेसमेंट वाला। बात क्लियर है? ये आपका रीअसेसमेंट वाला है। ठीक है, तो असेसमेंट 2 होते हैं, इनकम टैक्स वाले असेसमेंट 2 करते हैं। एक तो मैंडेटरी है, रिटर्न फाइल होते ही आपका असेसमेंट जरूर होगा, आपकी जीमेल पर ईमेल आएगी कि आपका असेसमेंट हो गया है, आपका कोई टैक्स बनता है या आपको कोई रिफंड है तो आपको बता दिया जाएगा। एक असेसमेंट होता है रीअसेसमेंट,
ये मैंडेटरी नहीं होता, ये कोई कोई लोग इसमें फंस जाते हैं। तो जो भी इसमें फंसेगा एक्स्ट्रा अमाउंट पे इंटरेस्ट देगा। ये कब से? 1 अप्रैल से लगेगा। ये भी आपका 1 अप्रैल से लगेगा। कमेंसिंग ऑन फर्स्ट डे ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। और कब तक लगेगा? जब आपका रीअसेसमेंट का नोटिस आया कि आपका रीअसेसमेंट हमने किया है, तो तब तक आपका ब्याज लगेगा उस एक्स्ट्रा अमाउंट पे। और डिमांड नोटिस की पेमेंट टाइम पर नहीं करी तो डिमांड नोटिस का इंटरेस्ट भी लग जाएगा। ठीक है, चलिए ये कह रही है अगर किसी ऑर्डर के तहत आपकी इंटरेस्ट लायबिलिटी कम हो गई या डिक्रीज हो गई, ये पॉइंट सबके लिए है जितना भी हमने ऊपर तक पढ़ा, तो फिर आपको वही काम करना है। ठीक है जी, चलिए। तो इंटरेस्ट की हमारी बहुत बातें हो चुकी है, बहुत हमारा डिस्कशन हो चुका है इंटरेस्ट से रिलेटेड। तो हम इस लेक्चर में इंटरेस्ट की बातों को यहीं पर रोकते हैं। जितने भी चीज आपने पढ़ी है उनको अच्छे से पढ़ना, उनको अच्छे से सब्सक्राइब करना, मतलब हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो जितने भी प्रोविजन आपने पढ़ लिए एक बार उनको रीड करना। कोई डाउट है तो मेरे तक जरूर आना, किसी प्रोविजन में कोई दिक्कत है तो जरूर आना। देखो ये जो सारी आपकी चीज है, ये आपके नोट्स है, ये मैंने बहुत अच्छे से डिजाइन की है, ये मैंने खुद ने की है। मैं किसी भी कंटेंट मैनेजर से अपने नोट्स को नहीं बनवाता, क्योंकि मुझे नींद नहीं आती, मुझे रिलीफ नहीं मिलता, क्योंकि उसने अगर गलती कर दी तो आपका भी नुकसान और आपका नुकसान तो मेरा भी नुकसान। ये अकाउंट्स तो है नहीं, ये कॉस्टिंग तो है नहीं, ये टैक्स है टैक्स। अगर टैक्स में डेट गलत कर दी, टैक्स में अमाउंट गलत कर दिया तो यहां तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये नोट्स बहुत ब्यूटीफुली डिजाइंड है। आप इन नोट्स को अच्छे से पढ़ो। आप अपनी अपनी बुक से भी पढ़ सकते हो, बट पहले जो मैंने पढ़ाया है, जो आपने ये लेक्चर देखा है, पहले उसको तो रीड कर लो अच्छे से। तो आप पहले, आपका होमवर्क क्या है इस लेक्चर के बाद का, अच्छे से इनको पढ़ो। चाहे आप इनके 1 पेज नोट्स बना लो, जो भी आपको टेबल बनानी है, फ्लो चार्ट बनाना है, आप बना सकते हो। इतना आप कर लो। और अपनी बुक से भी अगर आप पढ़ना चाहते हो, जो भी आपकी इंस्टीट्यूट की होती है, वो भी आप पढ़ सकते हो। फिर अगले लेक्चर में हम मिलेंगे नई बातों के साथ, नए प्रोविजन के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।